आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। वो लोग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए हैं। वो लोग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये पूरे विश्व के थे, लेकिन भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। इसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई के लिए सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। दूसरा चरण 1981 से 1985 की अवधि को माना जाता है और तीसरा चरण 1985 को आरंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2001 में यह 69.68 मिलियन टन तथा वर्ष 2019-2020 में 107.6 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया। हरित क्रांति में प्रमुख उत्पादक मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। मुख्य उत्पादक मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं, जिसे बोरलॉग ने मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। वर्ष 2019-20 में तक ये हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3421 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरकों, सिंचाई और तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों, विपणन कार्यों को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी के उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। लाल क्रांति प्याज, मांस, टमाटर से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से
पीली क्रांति तिलहन से, गुलाबी क्रांति मांस निर्यात, झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। क्लेश पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। हरित क्रांति, हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी से प्रारंभ हुई। इसका सही जवाब है 7वें दशक के दौरान। हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 से 67 से प्रारंभ हुई। यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। किसने लाया? स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की है। मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि क्षेत्र पर बल देना आवश्यक है। इसमें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएस से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मेक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा जहाँ मेक्सिको में उन्होंने काम किया। वो लोग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, अमेरिकी राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम मिला तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला। ये 3 पुरस्कार मिले इनको, बोरलॉग जी को। नॉर्मन बोरलॉग वर्ष 2006 में पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, विश्व में स्वामीनाथन नहीं, विश्व में है नॉर्मन ई बोरलॉग, ये भारत में है। हरित क्रांति से गहरा संबंध है स्वामीनाथन जी का। अबुल कलाम तो मिसाइल मैन कहते हैं उनको। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से अभिप्राय है आपका उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ माना जाता है जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं को पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। हरित क्रांति संबंधित है किससे? गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से हुई। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? डी. गेहूं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में से भारत में सर्वाधिक प्रगति की गेहूं उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था?
मैक्सिकन गेहूँ। भारत में क्योंकि मैक्सिकन में ही इन्होंने काल्च लिया था ना बोलॉजी ने, इसीलिए वहीं पे इन्होंने खोज की थी मैक्सिकन गेहूँ की। भारत में 1960 के दशक में उचित उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाइयों के उपयोग से कृषिगत उत्पाद में वृद्धि हुई। वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। इसमें मुख्य उत्पादक मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोलोग के मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था 2000 किलोग्राम। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन हो सका था। वर्ष 2019-20 में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। भारतीय द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति पहला दिया हुआ है इसमें। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। तीसरा दिया है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। 2-4 सही है। दूसरा जवाब आपका, इस लक्ष्य को हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। और चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। शस्योत्पादन का मतलब हम आपको आगे बताएंगे। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन का शस्योत्पादन का समाकलन करना। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान ही प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कही गई थी। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला दिया आंसर इसका डी है, सभी चारों, यानी कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। भारत में 1965 के उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरकों, सिंचाई तथा अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। कथन ए दिया हुआ है इसमें, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। इसका कारण दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय समानताओं में वृद्धि हुई है। ए आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या आर नहीं है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ, 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय स्तर पर समानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव भी न हो पाना रहा, न कि उत्पादन में वृद्धि। इंद्रधनुषी क्रांति से क्या संबंध है? उत्पीड़ित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत थे।
28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। नीचे दिए गए सूत्र को सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर ए है। ए का बी, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध में श्वेत क्रांति, मत्स्य में नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। गुलाबी क्रांति आपका है लहसुन प्याज से, डी। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ उनके उत्पादन इस प्रकार है: काली पेट्रोलियम, नीली क्रांति मत्स्य, हरित क्रांति खाद्यान्न, लाल मांस और टमाटर, पीली तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए या कच्चा तेल। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुनहरी क्रांति उद्यान से सम्मिलित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति ये गलत है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य से संबंधित है। हरित क्रांति आपकी कृषि से संबंधित, लेकिन नीली क्रांति कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। उत्पादन हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, जबकि नीली क्रांति कुक्कुट से नहीं बल्कि मत्स्य से उत्पादन से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति संबंधित है? मत्स्य पालन। भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसका शुरुआत हुई थी, मत्स्य योजना की, नीली क्रांति की। जब केंद्र सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत की, इस क्रांति के द्वारा मत्स्य पालन में तीव्र बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति निम्न में मत्स्य पालन से, मछली पालन उत्पादन से। 0 टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा 0 टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? सफ़ेद दूध से संबंधित है, हरा अनाज से संबंधित है, सुनहरा उद्यान से संबंधित है, नीली मत्स्य क्रांति से संबंधित, मत्स्य से संबंधित मछली पालन से, लेकिन मुर्गी पालन से संबंधित नहीं है। खाद्यान्न फसलें से। भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर पाए जाने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं धान, गेहूँ आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं। रबी की फसल रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर जब ठंडी पड़ती है आपकी। ग्रीष्म ऋतु मार्च से अप्रैल जब गर्मी पड़ती है आपकी। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के मध्य, और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है मार्च से अप्रैल के मध्य।
रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि हैं। रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण परिस्थिति विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए के अधिक उत्पादन में सहायक होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ होता है जो ठंड में आता है। उसमें जो वर्षा होती है पश्चिमी जो विक्षोभ के कारण होती है वो बहुत लाभदायक होती है रबी की फसल के लिए। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती रहती है, जिसे मध्य ताप एवं मध्य वर्षा कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में गेहूं की कृषि 31.5 मिलीमीटर हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती आदि हैं। भवानी को HW 1085 भी कहते हैं, चंद्रिका को HPW 184 भी कहते हैं, देशरत्न BR 104 भी कहते हैं, कंचन DL 103 भी 803 भी कहते हैं, गोमती केन 9465 भी कहते हैं। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों के विकास किया गया है, जिनमें लार्मा रोजो 64A, सोनोरा 63 प्रजातियों का विकास किया गया है। लार्मा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, S227 का परीक्षण देश में के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया है। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। नोरिन 10 के कारण गेहूं में बौनापन हो जाता है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कल्याण सोना गेहूं की उन्नत किस्म है। दस्ट गेहूं की फसल का रोग है। दस्ट रोग गेहूं में होता है। यह 3 प्रकार से होता है। एक पीला होता है, दूसरा भूरा होता है, काला। पीला, भूरा, काला कीट। कलार बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। कर्नाट बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। ये कवक से होती है आपके ये रोग है दस्ट ये दस्ट गेहूं की हाँ कवक जनित बीमारी है आपकी कर्नाट बंट। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम रोग की पहचान 1931 में हुई थी। टिटिकल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन प्राप्त होता है। इस दृष्टि में MP, पंजाब और क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाली फसल पद्धति धान गेहूं उत्तर प्रदेश में धान गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। जहाँ केवल एक ही सिंचाई करना असंभव हो, वहाँ इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20-25 दिन बाद आती है। जहाँ केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है,
वहाँ पहली सिंचाई ताग निकलने की अवस्था में एवं दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने का महत्व है।